ट्रेन छुड़वाने में कोई कसर कम से कम ऑटो वाले ने तो छोड़ी नहीं थी। अनुराग जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचा तो ट्रेन खिसकने को तैयार थी। सीट कंफर्म होने के बावजूद रिजर्वेशन चार्ट देखने की अपनी आदत उसने छोड़ी और सीधे S3 नंबर बोगी में घुस गए। डिब्बे में सभी लोग अपनी अपनी जगह लेने में लगे थे। सीट के नीचे ब्रीफकेस और बैग सेट किए जा रहे थे। कोई खिड़की के पास बैठा बाहर की दुनिया के पीछे छूटने का इंतजार कर रहा था। ऊपर सोने वाले किसी ने अपने जूते पंखे पर रखने शुरू कर दिए थे। अनुराग जब अपनी सीट ढूंढते हुए, सबसे बचते बचाते, अपना सामान संभालते बोगी के अंदर पहुंचा तब तक ट्रेन खिसकने लगी थी। गाड़ी में फर्क साफ दिख रहा था। जिनके टिकट कंफर्म थे उन्होंने अपनी सीट पर चादर बिछानी शुरू कर दी थी। इसके अलावा ट्रेन में ढेर सारे ऐसे लोगों की भीड़ थी जिन्हें वेटिंग टिकट पर रात भर की यह यात्रा करनी थी। ये प्रयागराज एक्सप्रेस है, दिल्ली से इलाहाबाद और इलाहाबाद से दिल्ली। इलाहाबाद में सर्दियों अपने चरम पर पहुंची हुई थी। यूं तो 20 दिसंबर के बाद ही कोहरे की उम्मीद की जाती है, लेकिन इस बार कोहरा पहले ही सब कुछ को अपने आगोश में लेने को बेताब था। कहीं देर न हो जाए, इसलिए समय से काफी पहले ही अनुराग घर से निकल पड़ा। कॉलोनी के मोड़ पर खड़े होकर जब वह ऑटो का इंतजार कर रहा था तो सड़क के उस पार तक दिखना बंद हो चुका था। वाहनों के हेडलाइट दूर से बिल्लियों की आंख की तरह चमकते हुए दिखाई देते। अपनी तेज निगाहों से सबको घूरते हुए से वह आगे निकल जाते। अनुराग को इंतजार था एक आंख वाली बिल्ली का। इलाहाबाद में इस प्रकार की 3 प्रजातियां थीं। मोटरसाइकिल तो हर जगह ही अपनी एक औक के चलते पहचान ली जाती है। यहाँ विक्रम और गणेश भी खूब चलन में है। उसे इंतजार विक्रम का था। जितने भी विक्रम आए, उनमें पहले से ही सवारियां बैठी हुई थीं। काफी इंतजार के बाद जो पहला खाली विक्रम वाला आया, उससे किराए पर ज्यादा हुज्जत किए बिना वह बैठ गया। ऑटो वाले भाई ने जैसे ही सवारी बैठाई उसे इत्मीनान आ गया। उसने गुटखे का पूरा पाउच फाड़ा और सिर को थोड़ा ऊपर की ओर करते हुए पूरा का पूरा मुंह में उड़ेल लिया। वह उड़ेलने से उठी गर्द के बैठने का इंतजार क्षण भर तक करता रहा। फिर लाल गुटखे को गीला करने लगी। विक्रम का इंजन बंद हो गया था। उसने एक रस्सी फैसा कर 4 कदम पीछे हटते हुए रस्सी को खींचा और इंजन झक झक की आवाज करते हुए स्टार्ट हो गया। भाई अपना वाहन लेकर चल पड़ा, लेकिन मुसीबतों का अंत नहीं था। सड़क कोहरे में डूबी हुई थी। सड़क पर लगे स्ट्रीट लाइट बस अपने अस्तित्व का एहसास कराने में ही सक्षम साबित हो रहे थे। उससे ज्यादा की उम्मीद करना उनसे बेमानी थी। ऊंचे ऊंचे खंभों से उतरती रोशनी में कोहरे के कणों को साफ देखा जा सकता था। वे अपने आसपास की हर चीज को धुंधला करने में लगे हुए थे। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि क्या हालत होगी जब विक्रम की हेडलाइट के तार भी ढीले हो। यह कभी जल जाती तो कभी बुझम जाती। पहले तो ये हिलती हिलती रही, फिर एकाएक जब बुझी तो उसने जलने का नाम भी न लिया। भाई नीचे उतरा। पहले तो उसने ढेर सारी पीक का कुल्ला सड़क के किनारे किया और आगे से हेडलाइट को हिलाने लगा, लेकिन हेडलाइट जली नहीं। अपने मोबाइल की टार्च जलाकर वह तारों का मुआयना करता रहा, लेकिन यह मुसीबत टलनी नहीं थी। खैर, आखिरी समाधान की तरह उसने अपने डैशबोर्ड से टार्च निकाली और अनुराग को आगे की सीट पर अपने पास बैठा लिया। भाई साहब, टार्च से रोशनी दिखाते जाना। अनुराग को भारी कोफ्त हुई, लेकिन क्या करता, वह आगे आ गया। अनुराग टार्च से रोशनी दिखाता रहा और भाई गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाता रहा। चलाने के अंदाज से कहा जा सकता था कि उसे इसकी आदत थी। नहीं तो कौन अपने डैशबोर्ड में टार्च लेकर चलता है। हालांकि टार्च की रोशनी नाकाफी थी।
चारों तरफ इस तरह अंधेरा छाया हुआ था कि सामने से आ रहे सभी वाहन अपनी हेडलाइट्स को अपर पर लेकर चल रहे थे। कुछ ने उन पर पीली पन्नियां भी बांधी हुई थी, कुछ ने फोग लाइट जला रखी थी। पता नहीं आप लोगों को इन पीली रोशनियों का कभी अनुभव हुआ है कि नहीं, लेकिन ये रोशनियां आंखों को बहुत ज्यादा इरिटेट करती हैं। वे धीमे चले गए, इसका ऐलान करते हुए कुछ लोगों ने पार्किंग लाइट जला रखी थी। पीली रोशनी जल बंद कर रही थी, मतलब जिसे निकलना हो ओवरटेक करके निकल जाए। हम तो ऐसे ही धीमे चलेंगे। ऐसे अंधेरे में जहां 2 हाथ आगे का भी नहीं दिखता, वहां पर टार्च की रोशनी क्या कमाल करेगी। अनुराग ने भाई को ज्ञान दिया, किसी गाड़ी के पीछे लगा दो, उसके पीछे की लाइट देखते हुए चलो। लेकिन भाई में उससे ज्यादा आत्मविश्वास था। अरे अब ही पहुंचाया देव आपका, पी का कोहरा है, ऐसे ज्यादा में हम चलाया चुके हैं कई बार। अब इस पर वह कहता क्या। खैर खुदा खुदा करके वह स्टेशन पर पहुंचा तो प्रयागराज एक्सप्रेस के जाने की उद्घोषणा शुरू हो चुकी थी। उसने भागते हौफते सीढ़ियां चढ़ी, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पहुंचा। ट्रेन धीरे धीरे रेंगने को तत्पर थी। एक बार में ही S3 नंबर बोगी दिखी और वह तुरंत ही बोगी के अंदर पहुंच गया। बोगी में हर तरफ अपना सामान फैलाए हुए मुसाफिर मौजूद थे। जाड़ों के दिन थे, इसलिए हर एक के साथ सामान भी कुछ ज्यादा था। ज्यादातर लोग अपनी जगह ले चुके थे। उसकी बर्थ साइड अपर थी। जब वह अपनी सीट पर पहुंचा तो वहां पर एक सज्जन पहले से ही एक तरफ अपना बैग रखकर पैर फैला चुके थे। ट्रेन खिसकने के साथ ही टीटी ने उन्हें बर्थ देने का आश्वासन दे दिया था। बस कानपुर निकल जाने तक इंतजार करना था। यात्री नहीं हटा है तो बर्थ अलॉट कर दी जाएगी। लेकिन अनुराग आज किसी को अपनी सीट देने के मूड में नहीं था। तभी तो इतने भयंकर कोहरे से लड़ता भिड़ता भी आखिर ट्रेन में पहुंच ही गया। अपना टिकट निकालकर उसे गौर से देखने का बहाना सा करते हुए अनुराग ने पूछा, ये बर्थ आपकी है? 10वीं तरफ से कुछ ऐसा जवाब दिया गया जो हाँ है कि ना, यह समझना बेहद मुश्किल था। अनुराग ने अपने टिकट को एक बार फिर गौर से देखा और साहब से पूछा, 24 नंबर द बर्थ तो मेरी है, आपकी बर्थ कौन सी है? इस बार अनुराग की बात का कोई जवाब दिए बिना वह चुपचाप नीचे उतर आया। अनुराग ने पहले सामान ऊपर चढ़ाया, फिर खुद भी अपनी बर्थ पर कायम हो गया। वह आदमी भी नीचे एक बर्थ पर थोड़ी सी जगह पर किसी तरह बैठने का प्रयास सा करने लगा। अनुराग ने अपने जूते खोले, बैग से स्लीपर निकाला, नीचे कंबल बिला दिया और स्लीपिंग बैग की चेन को पूरा खोलकर कंबल की तरह ओढ़ लिया। अनुराग ने पूरे कूपे का मुआयना किया। आमने सामने की 3 बर्थ, लोअर, मिडिल, अपर। एक बर्थ उसकी साइड अपर और एक नीचे साइड लोअर। उसके दाहिने की अपर बर्थ पर एक हरे शरीर का लंबा सा नौजवान लेटा हुआ था। हाथ पैर किसी एथलीट की तरह मजबूत, फौजियों जैसे कटे हुए बाल, चितकबरे हरे रंग का लोअर और चितकबरे हरे रंग की फर वाली जैकेट से ताकीद हुई कि फौजी रैंक ही है। जैकेट उसने अपने सिर के नीचे लगा ली थी। ट्रेन में खसाखस भीड़ थी, कहीं कोई अपर बर्थ पर चढ़ न जाए, इसके लिए रैंक अपने आप को ज्यादा से ज्यादा फुलाने और फैलाने में लगा हुआ था। अक्सर ही लोग पैर के पास जगह बनाकर बैठ जाते हैं और जैसे जैसे रात होती जाती है, धीरे धीरे वहीं पर पसरने लगते हैं। रैंक रूट ऐसी किसी भी स्थिति को आने से बहुत पहले ही रोक देना चाहता था। अगर उसका बस चलता तो अपने पूरे शरीर को फुलाकर बर्थ के आकार के हिसाब से चौड़ा कर लेता, लेकिन यह तो संभव नहीं था। इसलिए वह लगातार अपना पैर फैलाकर और अपने शरीर से ज्यादा जगह घेरकर यह डिब्बा भी नींद की गिरफ्त में आ गया। अचानक लगा कि जैसे बोगी में कई सारे शेर घुस आए हैं। कई तरफ से गुर्राहटें सुनाई पड़ रही थी।
किस्में भी अजीब थीं। किसी एक जगह से खर खर की लय पर सांस ली जाती तो खुर्र की ध्वनि पर सॉस छोड़ दी जाती, जबकि किसी एक बर्थ से इस खर और खुर्र के बीच सांस फंसने पर सीटी जैसी आवाज भी आती। ये आवाजें एक दूसरे से टकरा रही थी। एक आदमी जिसे कहीं पसरने की जगह नहीं मिली थी, सर्दियां उसका कड़ा इम्तिहान ले रही थी। उसकी नाक बंद हो गई, सांस लेना दुभर हो गया। वह बार बार बाथरूम के पास लगी वॉश बेसिन तक किसी तरह से जगह बनाता हुआ पहुंचता और भेभी कर नाक छिनकने की कोशिश करता, लेकिन नाक पूरी तरह से बंद हो गई। भेभी की आवाज तो जोर से निकलती लेकिन नाक न निकलती। कभी कभी इस मेमे की आवाज में भी सीटी की सी ध्वनि सुनाई पड़ती। फिर शेरों की इन गुर्राहटों और रस्सी में बंधी किसी मेमने के गुर्राने की यह आवाजें भी नींद में दिखती गई। ये कोई बहुत ज्यादा घने कोहरे वाली जगह थी। ट्रेन की खिड़कियों पर लगे शीशे यूं भी बहुत ज्यादा धुंधले हो जाते हैं और अगर कोहरा हो तो बाहर देखना लगभग असंभव ही है। रात छिटने लगी तो बगल की जमीन पर मौजूद ट्रेन की पटरियों दिखने लगी। उनके ऊपर धुएं सा कोहरा उड़ रहा था। आसपास बेतरफ खामोशी छाई हुई थी, जैसे कोहरे के चलते पक्षी भी अपने घोंसले में दुबक गए हों। पटरियों के नजदीक ही सरपत के झुंड खड़े थे। कोहरे की लहरियां जब अपना स्थान बदलती तो सरपत के झुंड के कुछ सिरे भी दिख जाते। सरपत की पत्तियां ओस से भीगी हुई थीं। किसी किसी सरपत में फूल भी लगे हुए थे। ओस की बूंदों के बौंच से सरपत के ये फूल भी बस गिरने गिरने को हो रहे थे। सरपत की जड़ों के पास छोटे छोटे पानी के जोहर बने हुए थे। बरसात में इन जोहरों में पानी भर जाता होगा। इसके बाद पूरे मौसम यह पानी सूखता होगा। जाड़े का मौसम था, कई जगह से पानी सूख चुका था। कुछ जगहों पर काई की परत मोटी होती गई। सूखी हुई जमीन के कुछ हिस्सों पर भी सूखी हुई काई चिपकी हुई थी। पहले यहाँ भी पानी रहा होगा, लेकिन अब यहाँ जमीन सूखी थी। कोहरे की लहरें हंसती तो कोहरे के पर्दे के पार पेड़ों के झंडों का भी आभास होता, लेकिन इन पेड़ों की पहचान करना भी मुश्किल था और खेतों तक निगाह जाना तो और असंभव। ट्रेन रुकी हुई थी, अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी। 6 साढ़े 6 का वक्त रहा होगा। बोगी में लोगों की नींद टूटनी शुरू हो गई। मिडिल बर्थ पर सोई हुई परिवार की बहू सबसे पहले उठी। सुबह के वक्त बाथरूम खाली भी रहते हैं और कुछ हद तक इस्तेमाल करने लायक भी। बहू इस सच्चाई को जानती थी। उठते ही उसने किसी तरह से अपनी स्लीपर ढूंढी और पूरे कॉरिडोर में सोए हुए लोगों के बीच में से किसी तरह अपने पंजे रखते जगह बनाते हुए बाथरूम तक पहुंच गई। वहां से लौटने के बाद उसने अपने मुंह पर पानी के छींटे मारे और बालों से हेयरबैंड निकालकर पूरे बाल खोल लिए। अपने छोटे से हैंडबैग से एक चौड़े दौलतों वाला कंघा निकालकर वह बालों को संवारने लगी। मोबाइल की टार्च उसकी मदद कर रही थी। प्रयागराज से सफर करने वालों को नींद खुलने के साथ ही गाजियाबाद के दर्शन करने की आदत होती है। ट्रेन रुकी हुई थी तो लोगों ने जगह का अनुमान लगाना शुरू कर दिया। कहाँ हैं हम? बाथरूम के पास लगे लोगों में से किसी ने जवाब दिया, गाजियाबाद पहुंचने वाले ही होंगे। लग रहा है स्टेशन के आउटर पर ही गाड़ी खुली है। सिग्नल नहीं मिल रहा होगा। काफी देर से खड़ी है का आपका पता? इतने में बाथरूम के पास बैठे किसी आदमी ने अपना मोबाइल निकाल लिया। लोगों को अपनी आदतें छोड़ने में बड़ा परिश्रम करना पड़ता है और अगर आदत अच्छी हो तो उसे छोड़ना भी क्यों। किसी चाइनीज कंपनी का बना हुआ सस्ता सा मोबाइल अपनी कर्कश और तेज आवाज में भजन गाने लगा। प्यारा सजा है दरबार भवानी, भक्तों की लगी है कतार भवानी। इसके बाद चोला लाल मैया का चोला लाल लाल लाल। जगह के बारे में यह हटकलें चल ही रही थी। सुबह 6:30 का वक्त था। किसी ने कहा कि गाड़ी अली
मोबाइल पर गाड़ी की स्थिति का अंदाजा लगाया। अरे ये तो इटावा के आसपास कहीं है। इंटरनेट गाड़ी की जो स्थिति बता रहा था, उस पर खुद भी विश्वास नहीं करते हुए वह बोला। अब बातचीत के केंद्र में इटावा और कानपुर आ गया। ट्रेन में लगभग सभी लोग जाग चुके थे। कॉरिडोर और जमीन पर सोए हुए लोग धीरे धीरे उठने और अपने बैठने की जगह तलाशने लगे। कानपुर से खुली तो ठीक समय पर थी, एक ने कहा। हो, वहाँ तक तो हमें भी याद है, एकदम राइट टाइम थी। दूसरे ने तायद की, इतना लेट थोड़े हो सकती है। आरएसी वाला लड़का भी इस सच्चाई को मानने के लिए तैयार नहीं था। बोला, हाँ, रेलवे वाले इंटरनेट पर भी जानकारी गलत ही डालते हैं, इन पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता। चारों तरफ एक तो कुछ खास दिख नहीं रहा था, उसमें भी कुछ ऐसे निशान ढूंढना जो उस जगह के बारे में कोई जानकारी दे, बेहद मुश्किल था। किसी ने ट्रेन का दरवाजा खोल दिया। कोहरे की एक लहर अंदर ही घुसने लगी। बाहर जीवन के कुछ खास चिन्ह नहीं दिख रहे थे, बस कोहरे में ही वे कोहरे का एक हिस्सा बने। कोहरे की बूंद-बूंद पत्तियों से अपने फूलों और पत्तियों को भिगोए सरबत के झुंड दिख रहे थे। पटरियों के आसपास कोई ऐसा भी आता जाता दिखाई नहीं दिया जो कुछ बता सके। इसका मतलब शहर या गांव वहां से दूर था, नहीं तो कोई न कोई चाय या कुछ लेकर बेचने गया जाता। सरबत के झंड के बीच में से देख रहे एक हल्के काले धब्बे में थोड़ी हरकत हुई। 1.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल के पानी से शौचने के बाद वह उठा। अपना पिछवाड़ा दिखाते हुए उसने अपनी पैंट ऊपर खींची। बोतल में बचे हुए पानी को नके की धार की तरह उड़ते हुए वह चला तो पीछे से किसी ने आवाज मारी, भैया ये कौन सी जगह है? इटावा है, इटावा, उसने मुंह सीधा किए बिना कहा और बोतल का मुंह नीचा किए हुए अपने रास्ते चला गया। खुले हुए दरवाजे से इटावा की यह धुन पूरी बोगी में गूंज गई। अविश्वास की कोई वजह नहीं रही। अब तो अपने अपने दर्द पर कंबल ओढ़कर सोई हुई सवारियों भी उठ गई। भाई लखविंदर सिंह लखा अब तक मां के दरबार की सजावट और उनके लाल चोले की तारीफ करने के बाद उन्हें झूला झुलाने लगे थे, लेकिन बोगी में अटूट चिढ़ और चिंता का संचार हो गया। कोई चिल्लाकर बोला, अरे लाउड स्पीकर को क्यों नहीं लगा लेते? गाना ही सुनना है तो कान में ईयर प्लग लगाओ। गाना नहीं, भजन है, मोबाइल वाले ने थोड़ा भुना-भुनाते हुए प्रतिवाद किया। अरे महाराज को मंदिर छोड़ ट्रेन में क्यों चढ़ाए? मोबाइल वाले ने हड़बड़ाकर भाई लखविंदर सिंह लखा को चुप कराया। सुबह का धुंधल का छटने लगा था, रात की कालिमा तो खत्म हो गई, लेकिन सूरज का उजास प्रभावी नहीं हो पाया। ट्रेन धीरे धीरे खिसकने लगी, चींटी की तरह धीरे धीरे चलती हुई। पहले तो उसके खिसकने पर विश्वास ही नहीं हुआ, लेकिन खिड़कियों के बगल में मौजूद खंभे धीरे धीरे पीछे जाने लगे। चींटी की रफ्तार थोड़ी तेज हुई और बैलगाड़ी की चाल में बदल गई। बैल अपने नथुने से भाप छोड़ता हुआ चलने लगा। अपने मोबाइल में मिरर एप्स का इस्तेमाल करके परिवार की पहियानी दीपा शीशा देख रही थी। फ्रंट कैमरे का इस्तेमाल करके 5 इंच की स्क्रीन शीशे में तब्दील हो गई थी। दीपा ने अपने बालों को कसकर बांधकर पीछे जूड़े की शक्ल दे दी थी। कल के सलवार सूट की जगह पर अब उसने नीले रंग की एक जीन्स पहनी हुई थी और उस पर काले रंग की टी-शर्ट। कानों में कम से कम इतने बड़े रिंग वाले टॉप्स लटक रहे थे जिसमें से आलू बुखारे के आकार की गेंद भी बाहर निकल जाए। काले रंग की टी-शर्ट पर उसने मोटे कार्लो की हल्के मरून कलर का वी गले का स्वेटर पहन लिया, जिसमें से टी-शर्ट के कॉलर झांक रहे थे। पूरे चेहरे पर निविया की क्रीम हल्के से लगाने के बाद वह अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। अपने मोबाइल में देखकर वह कभी होंठ फैलाती तो कभी उन्हें गोल कर लेती। इसी समय वह बम फटा, जिसका नाम इटावा था। दीपा के लिए इटावा बीच में से गुजरने वाला एक शहर था।
वह उस शहर के बारे में कभी भी कुछ नहीं जानती थी। उसके लिए इटावा की पहचान सिर्फ मुलायम सिंह और अखिलेश यादव से थी। ये उन्हीं का इलाका है, ऐसा लोग आम बोलचाल में कहा करते थे। दीपा का इलाहाबाद से दिल्ली और दिल्ली से इलाहाबाद अक्सर ही आना जाना होता था। कानपुर में कुछ रिश्तेदारियां थीं, तो वहां भी आना जाना होता। लेकिन रास्ते में पड़ने वाले इटावा और अलीगढ़ को पूरी ही तरह से अजनबी थे। उसने कभी इटावा को जाना भी नहीं। सुबह के 7 बज चुके हैं और गाड़ी इटावा के थोड़ा आगे कहीं रेंगती हुई चल रही थी। दीपा के लिए यह कोई कम डराने वाली बात नहीं थी। मोबाइल देखकर लिपस्टिक लगाते हुए उसके हाथों में शिथिलता आ गई, हाथों पर मुड़नी छा गई। काम पूरा करने के बाद उसने लिपस्टिक को किसी तरह से बैग में रखा और मोबाइल की टच स्क्रीन में बैक के बटन को छूकर मेरेप से बाहर आ गई। यह उस वक्त के लिए एक ऐसी सूचना थी जिसे सुनने के लिए वह एकदम भी तैयार नहीं थी। मम्मी जी और मामा जी भी कभी के उठ चुके थे। मिडिल बर्थ खुल चुकी थी। तीनों ही निचली बर्थ पर बैठकर अपने कंबल तय करने के मूड में थे। सासू माँ अपनी बहू को तैयार होते हुए बड़े मन से देख रही थी। बहू के चेहरे के लावण्य को देखकर, उसकी आंखों की चमक देखकर और हाथों की फुर्ती देखकर सास को बार बार रश्क हो रहा था। निशांत उसे देखेगा तो खुश हो जाएगा। दीपा की शादी को 6 माह हो गए थे। निशांत गुजरात के वडोदरा में नौकरी करता था। किसी कंपनी में एरिया मैनेजर था। सगाई होने के बाद से ही दोनों एक दूसरे से घंटों फोन पर बतियाने लगे थे। निशांत ने उसकी दुनिया बड़ी कर दी। उसके सपनों में कई सारे नए रंग भरने लगा। दुनिया जहान की बातें थी, पर अभी खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। कई बार फोन गर्म हो जाता और कान जलने लगता, लेकिन निशांत फोन रखने का नाम ही नहीं लेता। फोन करते समय दिन और रात का भी ख्याल नहीं करता। जब मन करता बस फोन कर लेता। हाँ, कैसी हो, कहाँ हो, क्या कर रही हो, तुमने पहले क्या रखा, आज खाया क्या और पता नहीं क्या क्या। कई बार वह चिढ़ भी जाती, इसे इतनी बात करने की फुर्सत कैसे है। मन आशंकित हो जाता, एरिया मैनेजर ही है ना, नहीं होगा तो जरूर। पापाजी लोगों ने सैलरी स्लिप ही देखी थी, तभी तो शादी तय हुई। फिर इतनी फुर्सत कैसे। और अगर फोन नहीं आता तो भी कहीं दिल नहीं लगता। बार बार फोन देखती कि कहीं मिस कॉल तो नहीं पड़ी हुई है। फोन किया हो और मैं सुन न पाई हूँ। हर समय लगता कि फोन बज रहा है। जब फोन देखती तो फोन चुप है। इनके अभी से ये हाल है तो शादी के बाद क्या होंगे। हर समय मोबाइल की रिंग बजती हुई सुनाई पड़े तो समझो कि रिंगजाइटिस हो गया है। एक स्कूली सहेली ने जब मोबाइल फोन आने के बाद तेजी से बढ़ रही इस बीमारी के बारे में बताया तो उसने लगे हाथ उपाय भी पूछ लिया। जब बार बार फोन बजने का भ्रम होने लगे तो मोबाइल की रिंगटोन बदल लो। उसने ऐसा ही किया। घंटी का भ्रम होता तो फिर याद करती कि नहीं मेरी वाली रिंगटोन तो दूसरी है। लेकिन कुछ देर बाद दूसरी रिंगटोन के साथ भी वही हालत हो जाती। खैर, कैसे तो इंतजार के दिन बीते। शादी हुई। शादी के अगले दिन ही विदा होकर वह अपने पति के घर आ गई। मायके और ससुराल में ज्यादा दूरी नहीं थी। निशांत के साथ 15 दिन रही। सप्ताह भर घर में, फिर 3 दिन के लिए शिमला। वहां से लौटे तो निशांत के ऑफिस ज्वाइन करने के समय आ गया। पति चला गया तो ससुराल खाने को दौड़ने लगा। बात ये तय हुई थी कि वडोदरा में निशांत 2 कमरे का अच्छा सा घर किराए पर लेने के बाद उसे अपने साथ ले जाएगा। फिलहाल वह किसी 1 रूम सेट में रहता था। इंतजार की घड़ियों भी लंबी होने लगी। काम कोई भी हो, दीपा हर समय निशांत के ख्याल में ही डूबी रहती। दिमाग में शिमला छाया रहता हर समय।
पहाड़ों की ऊंचाइयां नीचाई पूरी रफ्तार से नापती हुई बस चलती रहे। उसकी सीट पर निशांत अपना हाथ फैला दे और वह अपना सिर उस पर रखकर बस सोती रहे। इस तरह के ख्यालों के दिन भी पूरे हुए। 6 महीने हो गए थे और निशांत उसे लेने आने वाला था। सुबह 10 बजे निशांत की फ्लाइट दिल्ली पहुंचने वाली थी और 3:45 पर दूसरी फ्लाइट से वह निशांत के साथ बड़ोदरा जाने वाली थी। सुबह 10 बजे निशांत दिल्ली पहुंच जाएगा और अभी 8 बजने को है और वे लोग अलीगढ़ भी नहीं पहुंच पाए हैं। दीपा का मन रोने को होने लगा। वह की ऐसी अधीरता पर सास का स्वर पहले तो दयालु सा हुआ, फिर वह उसके ऊपर खींचने लगी। अरे बेटा, अभी कोहरा छटेगा तो गाड़ी तेज हो जाएगी। फिर वापसी की फ्लाइट तो 3:45 बजे है ना, अभी तो बहुत टाइम है। लेकिन दीपा की औरत में आकर एक आंसू अटका ही रहा। ये इटावा के नाम का ही जादू था कि दाहिनी तरफ के पर दर्द पर लेटा हुआ रैंकून पहली बार नीचे उतर आया। ट्रेन पर चढ़ने के बाद उसने तुरंत ही अपनी जगह ले ली थी। बिस्तर बिछा लिया था। पूरी रात वह इसी संघर्ष में इबा रहा कि कहीं उसके बर्थ पर कोई और न दिख जाए। इस कोशिश में वह अक्सर ही अपने पैरों को फैलाकर पूरी बर्थ घेरने की कोशिश करता रहा। हालांकि इस कोशिश में वह इतना थक गया कि एक ही बर्थ साझा करने वाले लड़का लड़की के बीच रात भर चलने वाली चुहलों को वह देख भी नहीं सका। लेकिन इसकी कमी उसने अपनी कल्पना शक्ति से कर लेनी थी। जब लड़के ने अपने पैर धीरे से उठाकर लड़की की छाती पर रखे होंगे और अंगूठ से उसे हल्के से टहुका होगा तब। पर इटावा के नाम ने इन कल्पनाओं का भी दम तोड़ दिया। सच्चाई की जांच करने के लिए वह नीचे उतर आया। ट्रेन धीरे धीरे खिसक रही थी। वह बोगी के दरवाजे तक गया। खुले हुए दरवाजे से कुछ देर तक बाहर के संसार को घूरने के बाद वह लौटने लगा। धीमी रफ्तार से चलती ट्रेन से हवा भी धीरे आ रही थी, लेकिन ठंड के चलते इस हवा को भी झेलना मुश्किल ही था। उसके काले सीधे बाल हवा में उड़ने लगे। बिस्तर से मिली गर्माई अभी तक उसके साथ थी, लेकिन ट्रेन के बाहर से आती हवा उसकी गर्माई को जल्दी से जल्दी छीनने लगी। अपनी दोनों मुट्ठियों को कसकर बंद करता हुआ, अपने मुंह के पास ले जाकर उनमें फूंक मारता हुआ वह चुपचाप अपनी सीट की तरफ लौट आया। साल भर की नौकरी पूरी करने के बाद यह रैंकून पहली बार छुट्टी में घर आया था। छुट्टियां लंबी थी, लेकिन खत्म तो होनी ही थी। छुट्टी पूरी होने के बाद वह अपनी यूनिट में लौट रहा था। यूनिट अंबाला में थी। शाम को 5 बजे तक उसे अपनी यूनिट में रिपोर्ट करनी थी। प्रयागराज में रिजर्वेशन करा के वह निश्चिंत हो गया था। सुबह 7:15 बजे तक गाड़ी को दिल्ली पहुंच जाना था। वहां से कोई भी ट्रेन पकड़कर अंबाला जाया जा सकता था। ट्रेन में देरी होने पर वह बस से भी अंबाला पहुंच सकता था। यूनिट में रिपोर्ट करना बहुत जरूरी था, लेकिन 8 बज चुके थे और ट्रेन अभी अलीगढ़ भी नहीं पहुंच पाई थी। अब अंबाला का क्या होगा? मुर्दती हुए शरीर से धीरे धीरे वह ऊपर चढ़ा और मुंह पर कंबल ओढ़कर फिर से सो गया। इस बार आरएसी बर्थ पर होने वाले रोमांस में उसकी दिलचस्पी खत्म हो चुकी थी। उसके नीचे की मिडिल और लोअर बर्थ पर मौजूद दोनों बाप बेटों को भी कम झटका नहीं लगा। दोनों के हाव भाव और अंदाज उनके मुसलमान होने की गवाही दे रहे थे। बाप के बाल और दाढ़ी मेहंदी से लाल लाल रंगे हुए थे। पांचों वक्त की नमाज से माथे पर एक जगह पर काला निशान पड़ गया था, लेकिन हाथों में पहनी सोने की अंगूठियों और उसमें जड़े रत्नों से कोई भी समृद्धि का अनुमान लगा लेता। पान तंबाकू छोड़े लंबा वक्त होने के बाद भी दांतों पर उनका काला निशान अभी तक चढ़ा हुआ था। 7-8 साल पहले सलीम अहमद किसी तरह से पैसा जुगाड़कर सऊदी अरब गए थे। सलीम अहमद नलका लगाने और ठीक करने का काम करते थे।
-30 गुना हो जाता था। प्लम्बर के काम के अलावा एक पार्किंग की सफाई का जिम्मा भी उन्हें मिल गया। खुद का खर्चा पार्किंग की सफाई से निकाल लेते, बाकी पैसा घर भेज देते। घर का मकान 2 मंजिला हो गया। 2 बेटियों की शादी हो गई, 3 अभी बची हुई थी। लेकिन दिन भर की मेहनत अब हालत खस्ता करने लगी थी। वापस अपना देश लौटना चाहते थे। छुट्टियों में घर आए तो लौटते समय उन्होंने अपने बेटे अकरम का टिकट भी सुदिया के लिए बुक करा लिया था। अब ये दोनों बाप बेटे सुदिया जाने वाले थे। 10वीं में फेल हो चुका अकरम अब सुदिया में अपना भाग्य आजमाने वाला था। सुबह 7-8 बजे तक इन्हें दिल्ली पहुंच जाना था और वहां से एयरपोर्ट हवाई अड्डे से उनकी फ्लाइट 5 बजे उड़ान भरने वाली थी। दोनों बाप बेटों के चेहरों पर भी चिंता की लकीरें थी। फ्लाइट पकड़नी थी और अभी तो अलीगढ़ भी नहीं पहुंचे। 8 बजने को है। फिर दिलासा देते कि चलो अगर 3 बजे तक भी दिल्ली पहुंच गए तो वहां से समय पर एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। बीच की बर्थ खुलने से निचली बर्थ पर बैठने की ज्यादा जगह बन गई। दीपा खिड़की की सीट पर बैठी, खिड़की की ग्रिल पर अपनी कोहनी रखे और हाथों में जपने चेहरे को टिकाए ट्रेन के बाहर के दृश्य को चीनने पहचाने की कोशिश कर रही थी। धीमे चलती हुई ट्रेन और भी ज्यादा रेंगने लगी। गांव की कोई पुलिया थी, जो सड़क पर रेलवे क्रॉसिंग के फाटक बंद थे। फाटक की दूसरी तरफ लोग ट्रेन के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। ट्रेन की धीमी गति के चलते उनका इंतजार भी और लंबा हो रहा था। दीपा की निगाहें कभी उनमें से किसी एक पर ठहर जाती, फिर उनके पार्श्व में मौजूद कोहरे में कहीं जाकर खो जाती। मामा जी यानी संतोष चतुर्वेदी को लाल रंग की दाढ़ी से चिढ़ थी। सामने कोई मुसलमान बैठा हो तो उन्हें खाना खाना भी पसंद नहीं था। लेकिन रेलवे की इस गलती को वे कैसे ठीक करते, इसलिए रात को चुपचाप अपर बर्थ पर जाकर अपनी खोल में सिमट गए थे। वहां से सुबह होने पर ही नीचे उतरे थे। लेकिन अब दोनों बाप और बेटों को हवाई जहाज और हवाई अड्डे के बारे में बातें करते सुनकर उनकी दिलचस्पी उनमें कुछ जागी। आप लोगों को भी फ्लाइट पकड़नी है? हाँ, शाम को 5 बजे IGI एयरपोर्ट से सुदिया जाना है। आप वहाँ काम करते हैं? हाँ। फिर बातों का सिलसिला शुरू हो गया। सलीम अहमद को संतोष चतुर्वेदी ने भी बताना शुरू किया कि ट्रेन लेट होने की उन्हें भी बड़ी चिंता है। उनका भाजा वडोदरा से आने वाला है, अपनी बहू को ले जाने। समय से नहीं पहुंच पाए तो क्या होगा? फिर संतोष चतुर्वेदी और सलीम अहमद सऊदी अरब पर बात करने लगे। सलीम अहमद वहां की कोई खासियत बताते और संतोष चतुर्वेदी उसके प्रतिवाद में कहते, लेकिन जो बात अपने देश में है वो कहीं अपने घर में चाहे कोई सूखी रोटी भी खा ले, चाहे जैसे रहे, लेकिन वहां तो बताते हैं कि महीनों तक रेगिस्तान में ऊंट चराने की नौकरी होती है और चोरी करने पर हाथ काट लिया जाता है। सलीम अहमद इसका प्रतिवाद करते। दोनों के बीच शुरू हुए बातों के सिलसिले से बोगी में मौजूद मनहूसियत कुछ हद तक टूट गई। जमीन पर रात गुजार चुके लोग भी धीरे धीरे सीट पर काबिज होने लगे थे। मामा जी को नीचे उतरा देखकर उनकी अपर बर्थ पर एक जवान अपना कब्जा जमा चुका था। सीट पर बैठे लोगों में भी इस मुद्दे पर बहस होने लगी। कुछ लोगों का राष्ट्रवाद जाग गया। एक बोला, अरे कुछ नहीं है, सुदिया में रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। दूसरा बोला, यहाँ से जो जाते हैं उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं। दिन भर रात भर काम करना पड़ता है। महीने में एक बार ही आदमी बाहर आ सकता। अब कोई इन बातों का क्या जवाब देता? सलीम अहमद कुछ देर तो चुप रहे, फिर अकरम के साथ कुछ घरेलू बात करने लगे। संतोष चतुर्वेदी की टेक अभी भी वही थी, कुछ भी हो जो बात अपने यहाँ है वह कहीं नहीं। अपने घर में चाहे आदमी सूखी रोटी भी
खल्ले। ट्रेन के इटावा स्टेशन से कुछ ही आगे होने की बात सबसे पहले जान लेने के बाद भी आरएसी वाला लड़का उस पर भरोसा नहीं कर सका। जब इस बात की पुष्टि हो गई तो उसके सीने से ढेर सारी ठंडी सांस निकल पड़ी। अब क्या होगा? यानी आज ऑफिस कैसे जाना होगा? वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था। शुक्रवार की रात काम खत्म करके ऑफिस से ही निकलकर घर जाने के लिए उसने प्रयागराज पकड़ ली थी। शनिवार और रविवार का दिन इलाहाबाद में बिताने के बाद रविवार की रात वह दिल्ली वापसी कर रहा था। सोमवार की सुबह उसे ऑफिस में मौजूद होना था, लेकिन अभी होगा कैसे? खैर कोई नहीं, बात नहीं, सेकंड हाफ में ऑफिस चला जाऊंगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और अधलेटा सा होकर पीछे सीट पर अपना सिर टिका दिया। रात भर उसके साथ सीट साझा करने वाली लड़की की नींद भी दूर हो चुकी थी, लेकिन ट्रेन लेट हो चुकी है यह जानकर उसने उठने की जहमत नहीं की। अपनी अधमुंदी आंखों से वह कभी ट्रेन के किसी दृश्य को पकड़ने की कोशिश करती तो कभी आंख बंद कर लेती। फिर कुछ निष्क्रिय करके वह उठ बैठी। अपने पैर को खींचते हुए और पीठ को सीट पर टिकाते हुए वह भी अधीने बैठ गई। अभी अभी नींद से जागी उसकी आंखें सूजी सूजी सी लग रही थी। गाल फूले हुए थे, बालों में लगा हेयरबैंड ढीला हो गया, जिससे बाल भी बिखर गए। आरएसी वाले लड़के ने उसकी आंखें बचाकर उसकी तरफ देखा, लेकिन लड़की ने उसकी चोरी पकड़ ली। लड़के ने निगाह नीची कर ली। अब उसने कहा कि मेरा नाम अभिलाषा है। हाँ, लड़के की तंद्रा टूटी। मेरा नाम अनिरुद्ध है, मैं जेएनयू में पढ़ती हूँ, रिसर्च कर रही हूँ। ट्रेन लेट थी और कोई जल्दी नहीं थी, लड़की उसे बताने लगी। अपना अपना परिचय देने के बाद दोनों हाथ मिलाया। बातों का सिलसिला दोनों ओर से चल पड़ा। लड़के का घर मुंफोटगंज में था तो लड़की छोटा बघाड़ा की रहने वाली थी। लड़के ने कर्नलगंज इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी तो लड़की डीपी गर्ल्स कॉलेज की छात्रा थी। बाद में लड़की ने जेटी में पढ़ाई की तो लड़के ने खुद को गर्व के साथ इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र बताया। कुछ ही देर में ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उन्हें कहीं पहुंचने के लिए देर हो रही है, जबकि ट्रेन में बैठे बाकी लोगों की चिंताओं में कई गुना इजाफा करते हुए ट्रेन 11 बजे कहीं जाकर अलीगढ़ पहुंची। इस वक्त तक भी कोहरा छेंटा नहीं था। सूरज देवता नदारद थे। हालांकि कहीं कहीं कोहरे के बीच से झांकते हुए नजर तो आते, लेकिन इतने श्रीहीन हो चुके थे कि उनकी रोशनी से पूरा जग तो रोशन नहीं ही हो सकता था। सुबह जल्दी पहुंच ही जाना है सोचकर कई लोगों ने तो पानी भी नहीं रखा था। प्लेटफॉर्म पर लोग भागते दौड़ते नजर आ रहे थे। पूरी 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 और चाचा चाय जैसी आवाजें हर तरफ से आ रही थी। शुक्र इतना ही कहिए कि स्टेशन पर ट्रेन ज्यादा देर तक नहीं